हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, जितने एग्ज़ाम में आते हैं, जितने आए हैं, उतने सभी क्वेश्चन को लेकर आ गए हैं बाबू। चलिए आगे हम लोग का कार्यक्रम को स्टार्ट करते हैं बिना विलंब करते हुए, बिना आपका टाइम गँवाते हुए, क्योंकि आपका टाइम महत्व रखता है, ठीक है? तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है बाबू कि 19वीं सदी में यूरोप के राष्ट्रवाद का प्रमुख आधार क्या था? तो आपको बताना है कि 19वीं सदी में यूरोप के राष्ट्रवाद का प्रमुख आधार क्या था? क्या धर्म था, भाषा और संस्कृति था, व्यापार था, सेना था? तो बाबू आपको याद रखना है कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद का प्रमुख आधार भाषा और संस्कृति था। क्या था? भाषा और संस्कृति। 1 का बी हो जाएगा, ठीक है? राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है? भाषा और संस्कृति, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? क्या हुई थी बाबू? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में, क्या 1815 में, 1848 में, 1871 में? तो बाबू जब भी फ्रांसीसी क्रांति पूछेगी फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, तो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति में राजा कौन बना था? लुई 16वां राजा बना था। जब लुई 16वां को बाबू राजगद्दी से हटा दिया जाता है तो नेपोलियन को वहाँ का शासक बनाया जाता है, जिसने नेपोलियन एक कोड लाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं बाबू? नेपोलियन कोड बोलते हैं। नेपोलियन कोड का मतलब ये होता है कि वो अपने अनुसार देश को चलाने के लिए, देश को आज़ादी दिलाने के लिए एक नियम निकालना, वही नेपोलियन कोड निकाला था। नेपोलियन जो था एक नेपोलियन कोड निकाला जिसमें वो बनाया गया था कि फ्रांस को कैसे चलाना है, कैसे क्या करना है, उसी को नेपोलियन कोड नाम दिया गया है, ठीक है? तो जब भी पूछे फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी बाबू, तो आपको बताना है कि फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बाबू हम लोग देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो 1789 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि फ्रांसीसी क्रांति ने किस विचार को जन्म दिया है? क्वेश्चन है बाबू कि फ्रांसीसी क्रांति ने किस विचार को जन्म दे दिया है? तो देखिए जैसे ही फ्रांस में क्रांति हुआ तो वहाँ के जितने भी जनता थी क्या हो गई बाबू? आज़ाद हो गई। वहाँ पर गणतंत्र की स्थापना हो गया। जैसे ही लुई 16वां को राजगद्दी से हटाया गया तो वहाँ गणतंत्र का स्थापना हुआ। गणतंत्र का मतलब होता है बाबू कि जनता का शासन। वहाँ पर जनता का शासन हुआ तो अगल-बगल के जितने देश गुलाम थे वो भी सोचने लगे कि हमारा भी देश आज़ाद होना चाहिए, हम भी लोग को आज़ाद होना चाहिए। तो जो फ्रांसीसी क्रांति ने किसको जन्म दिया बाबू? तो राष्ट्रवाद को जन्म दिया। राष्ट्रवाद का मतलब हुआ कि जहाँ जनता का शासन होता है, हमारे देश को आज़ाद कराना, ठीक है? आइए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है? आगे देखिए आइए गया क्वेश्चन आपको कि नेपोलियन कोड किसने लागू किया था? हमको पता है बाबू कि नेपोलियन कोड नेपोलियन ने लागू किया था। किसने किया था? नेपोलियन कोड। नेपोलियन कोड का मतलब ये होता है बाबू कि वो अपने अनुसार नियम लाया कि कैसे देश को चलाना है, कैसे देश को विकसित करना है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू, पाँचवा क्वेश्चन है बाबू कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था? जर्मनी से, फ्रांस से, इटली से, ऑस्ट्रिया से? तो बेशक बाबू आपको पता रहना चाहिए कि जो नेपोलियन था बाबू उसका संबंध फ्रांस से था। बस उसका फ्रांस से संबंध था, ठीक है? वो उसको क्या करता है बाबू 1821 में एक सेंट हेलेना नामक टापू रहता है, उसको वहाँ पर छोड़ देता है, जो कि बेचारा को भूख और गिरवी से मतलब भूख और प्यास से तड़पते हुए 1821 में इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? नेपोलियन की, ठीक है? फिर जाके ऑस्ट्रिया के चांसलर किसका शासन आ जाता है? मेटरनिख का शासन वहाँ पर आ जाता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है बाबू कि वियना कांग्रेस कब हुई? क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस कब हुई? 1815 में, 1789 में, 1848 में या 1871 में? तो बाबू आपको याद रखना है कि जो वियना कांग्रेस थी बाबू 1815 में आई थी। कब? जब भी पूछा जाए कि वियना कांग्रेस कब आई थी? 1815 में आई थी। राइट आंसर ए हो जाएगा, 6 का ए हो जाएगा, ठीक है बाबू? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि वियना कांग्रेस अगला क्वेश्चन है बाबू कि वियना कांग्रेस का उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन ये है बाबू कि वियना कांग्रेस का उद्देश्य क्या था? ये क्या लोकतंत्र का स्थापित करना? क्या क्या पुराने राजतंत्र को पुराने राजतंत्र को बहाल करना, युद्ध करना या व्यापार बढ़ाना? तो जो बाबू क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि वियना कांग्रेस का उद्देश्य क्या था, तो बाबू आपको पता रहना चाहिए वियना कांग्रेस का उद्देश्य ये था कि पुराने राजतंत्र को बहाल करना। उसका उद्देश्य क्या था? पुराने राजतंत्र को बहाल करना उसका ही उद्देश्य था, ठीक है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है बाबू स्क्रीन पर
कि वियना कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया? आपको पता रहना चाहिए बाबू कि वियना कांग्रेस का नेतृत्व करने वाला एक ही मात्र व्यक्ति था, मेटरनिख था। मेटरनिख जो बाबू था एक प्रतिक्रियावादी नेता था। प्रतिक्रियावादी में नेता का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को उल्टा करना। जैसे कि मान लीजिए जनता लोग चाहता है आज़ादी, तो उसका विरोध करता था कि नहीं, आज़ादी नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए वहाँ पर जनता का कहना था कि यहाँ पर जनता का शासन होना चाहिए, लेकिन जो मेटरनिख था एक प्रतिक्रियावादी था। प्रतिक्रियावादी मतलब होता है उसका मेथी करना, विरोध करना। तो ये विरोध क्या करता था कि नहीं, राजतंत्र होगा, क्योंकि यहाँ पर राजा का बेटा ही राजा बनेगा। किसका कहना था? तो मेटरनिख का कहना था। ठीक है, ये विरोध ही करता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है बाबू कि जर्मनी का एकीकरण का मुख्य नेता कौन था? जर्मनी के एकीकरण का मुख्य नेता कौन था? क्या मेजनी था? क्या बिस्मार्क था? क्या नेपोलियन था? क्या मेटरनिख था? तो आपको बताना है बाबू कि जर्मनी के एकीकरण के मुख्य नेता कौन था। तो जर्मनी के एक ही नेता था बाबू, याद रखिए। जब भी जर्मनी पूछे कि जर्मनी का एकीकरण किसने किया या इसका नेता कौन था, तो आपको बताना है कि जर्मनी में सिर्फ एक ही जो व्यक्ति है वो है बिस्मार्क। कौन है? बिस्मार्क। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी बाबू, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन बाबू देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बिस्मार्क बिस्मार्क किस नीति के लिए प्रसिद्ध था? बिस्मार्क थोजा बाबू वो किस नीति के लिए प्रसिद्ध था? क्या अहिंसा के लिए, रक्त और लौह के लिए, शांति के लिए, लोकतंत्र के लिए? तो वो किस के लिए प्रसिद्ध था बाबू? तो रक्त और लौह की नीति के लिए वो प्रसिद्ध था। कौन? बिस्मार्क। बिस्मार्क किसके लिए प्रसिद्ध था? तो रक्त और लौह के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, याद रखिएगा, रक्त और लौह के लिए प्रसिद्ध था वो। अगला क्वेश्चन है बाबू कि इटली का एकीकरण नेता कौन किसने किया था? इटली का एकीकरण किसने किया था? क्या बिस्मार्क ने किया था, मेजनी ने, नेपोलियन ने, मेटरनिख ने? तो आपको पता रहना चाहिए बाबू इटली का एकीकरण किसने किया था। तो ये जो मेजनी था, इसमें ऑप्शन में तो से 3 को किया था, मेजनी, गैरिबाल्डी और एक और था। ठीक है, तो वो तीनों ने मिलकर किया था। यहाँ पर नहीं दिया है तो इस पर मारना है मेजनी। ठीक है, तो इटली का एकीकरण किस नेता ने किया था बाबू? तो मेजनी ने किया था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गैरिबाल्डी का संबंध किससे था? जो गैरिबाल्डी था किससे था? क्या जर्मनी से, इटली से, फ्रांस से, रूस से? तो जो बाबू गैरिबाल्डी था उसका संबंध इटली से था। कहाँ से? इटली से, याद रखिएगा, गैरिबाल्डी का संबंध इटली से था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यंग इटली का संगठन किसने बनाया? यंग इटली का है या यंग यूरोप का है? बाबू आपको ध्यान रखना है, ये दोनों संगठन कौन कौन? यंग इटली और यंग यूरोप। क्या बाबू? यंग यूरोप। ये दोनों का संस्थापक एक ही है, जिसका नाम है, मशहूर है, जिसका नाम है मेजनी। मेजनी ने ही यंग इटली और यंग यूरोप का संगठन बनाया था, याद रखिएगा। किसने? मेजनी ने। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। 14 नंबर क्वेश्चन ये है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? क्वेश्चन क्या है बाबू कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? क्या 1871 में हुआ, 1815 में, 1848 में, 1789 में? तो आपको पता रहना चाहिए बाबू कि जर्मनी के जो एकीकरण हुआ था 1871 में हुआ था, यानी सही राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, कब हुआ था बाबू? 1871 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण कब हुआ? इटली का एकीकरण कब हुआ बाबू? आपको बताना है। तो बाबू इटली का एकीकरण क्या 1861 में हुआ, 1871 में हुआ, 1815 में हुआ कि 1848 में हुआ? तो आपको पता रहना चाहिए इटली का एकीकरण 1861 में हुआ। कब हुआ बाबू? 1861 में हुआ था इटली का एकीकरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। नेक्स्ट, राष्ट्र का अर्थ क्या है बाबू? क्वेश्चन है कि राष्ट्र का अर्थ क्या है? क्या राज्य है, सांस्कृतिक या एकता है, भाषा है या सेना है? तो राष्ट्र का अर्थ ये है कि सांस्कृतिक और एकता। क्या है बाबू? सांस्कृतिक और एकता है। क्या है? सांस्कृतिक और एकता। राष्ट्र का अर्थ क्या होता है? सांस्कृतिक और एकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बाबू। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है? क्वेश्चन क्या है बाबू कि राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है? तो राष्ट्रवाद का अर्थ होता है क्या? स्वतंत्रता होता है, युद्ध होता है, कर होता है, व्यापार होता है। तो आपको पता रहना चाहिए बाबू कि उदारवाद का अर्थ होता है स्वतंत्रता। क्या होता है बाबू? उदारवाद करने अर्थ क्या होता है? स्वतंत्रता होता है, याद रखिएगा, यानी सही राइट आंसर हो जाएगा बाबू ए हो जाएगा। ठीक है, स्वतंत्रता। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि 1848 की क्रांति कहाँ हुई थी। क्वेश्चन है कि 1848 की क्रांति कहाँ हुई थी। तो आपको याद रखना है कि पूरे यूरोप में हुई थी। कहाँ हुई थी? पूरे यूरोप में हुई थी। 1848 की क्रांति कहाँ हुई थी? तो पूरे यूरोप में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू कि राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा प्रभाव क्या था। राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा प्रभाव क्या था। तो आपको याद रखना है कि बाबू सबसे बड़ा प्रभाव एक ही था, वो कि एकीकरण। तो राष्ट्रवाद का पूछेगा कि राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा प्रभाव क्या था, तो आपको बताना है कि क्या था बाबू। तो एकीकरण था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन बाबू। क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ। ठीक है दोस्तों, बताइए जर्मनी के एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था। क्या राजा के नेतृत्व में, बिस्मार्क के नेतृत्व में, जनता के नेतृत्व में, सेना के नेतृत्व में। तो हम आपको बताएं बाबू, सॉरी, क्वेश्चन है बाबू कि जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था। क्या राजा के नेतृत्व में, बिस्मार्क के नेतृत्व में, जनता के नेतृत्व में, कि सेना के नेतृत्व में। तो हम आपको बताए थे जब भी यहाँ पर जर्मनी दिखेगा तो आपको आंख मूंद के मारना होगा। क्या चीज? बिस्मार्क। क्या मारना है बाबू? तो बिस्मार्क। जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में आया था बाबू? तो बिस्मार्क के नेतृत्व में आया था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण में किसने मदद की। इटली के एकीकरण में किसने मदद की। क्या गैरिबाल्डी ने, नेपोलियन ने, मेटरनिक ने, कि बिस्मार्क में। इटली के एकीकरण में किसने मदद की थी बाबू? तो आपको याद रखना था बाबू, जो गैरिबाल्डी था उसने मदद की। सही राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इटली के एकीकरण में किसने मदद की? तो गैरिबाल्डी ने की थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन ये है कि कस्टम यूनियन यानी ज्वेलरियन किससे संबंधित है। ज्वेलरियन किससे संबंधित, यानी कस्टम यूनियन जो बाबू है किससे संबंधित है। तो आपको याद रखना है जो कस्टम यूनियन यानी जो ज्वेलरियन है वो जर्मनी से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो जर्मनियन से संबंधित, यानी 22 का बी सही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वेलरियन का उद्देश्य क्या था। ज्वेलरियन जो था बाबू उसका उद्देश्य क्या था। क्या व्यापार बढ़ाना था, युद्ध था, कर था, शिक्षा था। तो जो ज्वेलरियन था बाबू उसका उद्देश्य व्यापार को बढ़ाना था। क्या था? व्यापार को बढ़ाना था। यानी 23 का सही राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? तो ए हो जाएगा। पूछेगा ज्वेलरियन का उद्देश्य क्या था, तो व्यापार को बढ़ाना था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद का संबंध किससे है। राष्ट्रवाद का संबंध किससे है। क्या देशभक्ति से है, युद्ध से है, व्यापार से है, धर्म से है। तो बाबू राष्ट्रवाद का जो संबंध है वो देशभक्ति से। कहाँ से है? देशभक्ति से। यानी 24 का सही राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रवाद का संबंध किससे है? तो देशभक्ति से। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि रोमांटिज्म क्या है। रोमांटिज्म का संबंध किससे है। रोमांटिज्म का संबंध किससे बाबू? भावना और संस्कृति से, युद्ध से, व्यापार से, कर से। ये सभी जो भी न्यू न्यू क्वेश्चन है बाबू आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है। तो रोमांटिज्म का संबंध भावना और संस्कृति से। किससे है? भावना और संस्कृति से। यानी 25 का सही राइट आंसर हो जाएगा बाबू ए। ठीक है, क्या है पूछा है बाबू? रोमांटिज्म का संबंध किससे है? तो भावना और संस्कृति से है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर कि मेटरनिक किस युद्ध का था। जो मेटरनिक था बाबू किस युद्ध का था। क्या ऑस्ट्रिया के, फ्रांस के, जर्मनी, इटली। तो आपको बताना है कि मेटरनिक किस युद्ध से था। तो आपको सही राइट आंसर हो जाएगा बाबू ऑस्ट्रिया से था। जो मेटरनिक था बाबू ऑस्ट्रिया का चांसलर था, याद रखिएगा। जो मेटरनिक था वो ऑस्ट्रिया के क्या था? तो चांसलर था। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए, नेपोलियन की हार कहाँ हुई थी। नेपोलियन जो था बाबू वो वाटरलू के युद्ध में हार गया था। जिसमें वाटरलू के युद्ध में ये हुआ था कि ऑस्ट्रिया, सॉरी, प्रसा, जर्मनी, इटली, ये सभी देश जो जितने भी देश थे एक हो गई थी, और जो फ्रांस था वो अकेले हो गया था, जिस पर सभी देशों ने आक्रमण कर दिया। तो वहाँ के जो नेता बना था नेपोलियन, उसने अपना सिलेंडर कर दिया कि भाई मेरे हम हार मान लेते हैं। तो उसको क्या करता है, सेंट हेलेना नामक टापू पर छोड़ देता है, जिसके कारण उसका मौत भूख के कारण 1821 में हो जाती है। तो वहीं पूछ रहा है कि नेपोलियन की हार कहाँ हुई थी। तो नेपोलियन की बाबू हार हुई थी वाटरलू के युद्ध में। कहाँ? वाटरलू के युद्ध में। सही राइट आंसर क्या हो जाएगा? 27 के 26 के 27 के ये हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। 28 नंबर अगला क्वेश्चन
ठीक है। वाटरलू की लड़ाई कब हुई थी? क्वेश्चन है कि वाटरलू की लड़ाई कब हुई थी? 1815 में, 1789 में, 1848 में, 1871 में। तो देखिए 1815 में नेपोलियन का जो शासक कर रहा था, राजा बना था, वहाँ से इसका राजगद्दी छीन जाता है 1815 में। तो वहीं वाटरलू की युद्ध की लड़ाई कब हुई थी बाबू? तो 1815 में हो चुकी थी, ठीक है। यहाँ से 1815 से मेटरनी का शासन चलने लगता है, कहाँ? फ्रांस में, याद रखिएगा। तो वहीं पूछा गया कि वाटरलू का युद्ध कब हुआ था बाबू? 1815 में लड़ाई हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद को बढ़ावा किसने दिया? शिक्षा, प्रेस, कला और सभी ने। तो आपका सही राइट आंसर हो जाएगा बाबू, जो शिक्षा है, प्रेस है, कला है, तो राष्ट्रवाद का बढ़ावा सब देता है। अगर आप शिक्षित नहीं होगे तो राष्ट्रवाद कर नहीं सकते हैं। प्रेस जो मीडिया वाला नहीं होगा तो भाई काम नहीं चलेगा। आपके अंदर कला भी होना चाहिए। यानी तो एक क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद को बढ़ावा किसने देना चाहिए? हमको लग रहा है सभी से देना चाहिए, ठीक है। सभी को देना चाहिए इसमें, शिक्षा, प्रेस, कला, सभी को, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण में राजा कौन था? इटली के एकीकरण में राजा कौन था? विक्टर इमैनुअल था, नेपोलियन था, बिस्मार्क था, मेटरनिक था। तो बाबू जब इटली का एकीकरण हुआ था तो वहाँ का राजा मेटरनिक था। कौन? मेटरनिक। इटली के एकीकरण में राजा कौन था? तो मेटरनिक था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी में संसद कहाँ बनी थी? फ्रैंकफर्ट में, बार्लियन में, पेरिस में या रोम में बनी थी? तो आपका सही राइट आंसर हो जाएगा बाबू, जर्मनी में संसद कहाँ बनी थी? तो फ्रैंकफर्ट में बनी थी। कहाँ बनी थी बाबू? फ्रैंकफर्ट में बनी थी, आपको याद रख। आइए बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है आपका कि 1848 की क्रांति का उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन क्या है कि 1848 की क्रांति का उद्देश्य क्या था? तो आपको पता रहना चाहिए बाबू, 1848 का क्रांति का जो क्रांति हुआ था उसका उद्देश्य एक ही था। क्या था बाबू? कि स्वतंत्रता, कि लोकतंत्र, एकीकरण, सभी। हमको लग रहा है कि सभी था। जो हाँ सॉरी, वहाँ जो क्रांति हुआ था तो स्वतंत्रता के लिए हुआ था। किसके लिए? स्वतंत्रता के लिए आंदोलन हुआ था, क्रांति हुआ था, ठीक है, 1848 में। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद का मुख्य आधार क्या है? राष्ट्रवाद का मुख्य आधार क्या है? एकता, भाषा, संस्कृति, सभी। तो राष्ट्रवाद का मुख्य आधार बाबू सभी है। क्या है? सभी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू कि इटली के एकीकरण में कूटनीति किसने अपनाई? इटली के एकीकरण में कूटनीति किसने अपनाई थी बाबू? क्या कैव्यूर ने, मेजनी ने, गैरिबाल्डी ने, बिस्मार्क ने? तो क्वेश्चन है बाबू, इटली के एकीकरण में किसने कूटनीति को अपनाई? ठीक है, तो आपका सही राइट आंसर हो। चलिए बाबू, क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1848 की क्रांति का क्या उद्देश्य था? तो बाबू 1848 की क्रांति का उद्देश्य क्या स्वतंत्रता था, लोकतंत्र था, एकीकरण था या सभी था? तो 1848 के फ्रांसीसी क्रांतिकरण क्या था बाबू? तो सभी था। क्या था? सभी था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू कि राष्ट्रवाद का मुख्य आधार क्या है? तो बाबू राष्ट्रवाद का मुख्य आधार क्या है? एकता है, भाषा है, संस्कृति है या सभी है? तो राष्ट्रवाद का मुख्य आधार बाबू सभी हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देते हैं बाबू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इटली के एकीकरण में कूटनीति किसने अपनाई? इटली के एकीकरण में कूटनीति किसने अपनाई थी बाबू? तो काबूल जो था बाबू, उसी ने क्या किया था? इटली के एकीकरण में अपना कूटनीति को अपनाया था, ठीक है। कूटनीति को अपनाया था, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन है कि कैवूर ने किस राज्य का प्रधानमंत्री था? जो कैवूर था बाबू, किस राज्य का प्रधानमंत्री था? क्या सर्डिनिया का था, रोम का था, फ्रांस का था, जर्मनी का था? तो जो बाबू कैवूर था वो सर्डिनिया का राजा था। कहाँ के? सर्डिनिया का राजा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद के कारण क्या हुआ? राष्ट्रवाद के कारण क्या हुआ? नए नए राष्ट्र बने, युद्ध हुआ, एकता हुआ या सभी हुआ? तो बाबू याद रखना है कि इन सभी कारण हुए थे। राष्ट्रवाद जब आपको देश आज़ाद करना हो, नए राष्ट्र बनेगा, युद्ध तो होगा ही, सभी में एकता होना चाहिए, यानी ये सभी चीज़ें होना चाहिए लोगों में, तब जाकर राष्ट्रवाद बनेगा बाबू, ठीक है। आइए 37 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बाबू। 37 नंबर क्वेश्चन आपका है, यंग यूरोप का किसने बनाया? बाबू आपको हम बताएं कि यंग यूरोप बोले या यंग इटली का है, बस एक ही राजा का नाम लेना है इसमें, मेजनी का। किसका? मेजनी का। जब भी पूछे यंग यूरोप, यंग इटली का राजा कौन है, अरे सॉरी, किसने बनाया है, तो मेजनी ने बनाया इन सभी को, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि जर्मनी के एकीकरण में सेना की भूमिका कैसी थी। जर्मनी के एकीकरण में सेना की भूमिका कैसी थी बाबू, तो आपको पता रहनी है क्या महत्वपूर्ण थी, कम थी, नहीं थी या सामान्य थी। तो जर्मनी में एकीकरण में जो बाबू क्या थी भूमिका, उसकी सेना की भूमिका क्या थी, तो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण में जनता की भूमिका क्या थी, महत्वपूर्ण थी, कम थी, नहीं थी, सामान्य थी। वही क्वेश्चन है, बस इति अर्थ चेंज है उसका। ठीक है, तो आपको पता रहने बाबू इटली के एक में जनता की भूमिका भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी, याद रखना है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि राष्ट्रवाद के विरोधी कौन थे। राष्ट्रवाद के विरोधी कौन थे, मेटरनिक, मेजनी, गेरिबाल्डी, बिस्मार्क। नहीं बाबू, आपको हम बताए हैं कि एक ही नेता था जो बहुत ही प्रतिक्रियावादी नेता था, जो कि मेटरनिक था। वो कभी नहीं चाहता था कि देश क्या हो बाबू, देश में गणतंत्रपन पे। इसीलिए क्या करता था मेटरनिक, मेटरनिक एक प्रतिक्रियावादी था। वो चाहता था कि राजा का बेटा ही राजा बने। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि राष्ट्रवाद के विरोधी कौन था, तो आपको पता रहना चाहिए बाबू कि राष्ट्रवाद के विरोधी मेटरनिक था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन है कि यूरोप में राष्ट्रवाद कब फैला। क्वेश्चन है कि यूरोप में राष्ट्रवाद कब फैला। ये पहला ही क्वेश्चन, जब पहला क्वेश्चन कराएं आपको वही क्वेश्चन है ये कि यूरोप में राष्ट्रवाद कब फैला। तो बाबू आपको पता रहना चाहिए यूरोप में राष्ट्रवाद 19वीं सदी में फैला था। कब बाबू फैला था, 19वीं सदी में फैला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद का परिणाम क्या हुआ। राष्ट्रवाद का परिणाम क्या था, एकीकरण, युद्ध, स्वतंत्रता, सभी। तो बाबू राष्ट्रवाद में एकीकरण होगा, युद्ध भी होगा, स्वतंत्रता भी मिलेगी और इसमें से लग रहा है सभी हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बाबू। ठीक है, आइए 43 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जर्मनी पहले क्या था, छोटे छोटे राज्य, छोटे छोटे राज्य, एक देश, साम्राज्य, उपनिवेश। तो आपको याद रखना है बाबू, जो जर्मनी था पहले छोटे छोटे राज्य था। क्या था, छोटे छोटे राज्य था। ठीक है, आइए 44 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर बाबू कि इटली पहले क्या था। क्वेश्चन बहुत इजी है बाबू कि इटली पहले क्या था, विभाजित राज्य, एक देश, साम्राज्य, उपनिवेश। तो जो बाबू इटली था ये क्या था बाबू, एक विभाजित राज्य था। इसको छोटे छोटे राज्यों में विभाजित कर दिया था क्योंकि इसमें शासन करना आसान हो जाए। ठीक है, चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद किस भावना से जुड़ा है, देशभक्ति से, डर से, लालच से, क्रोध से। तो राष्ट्रवाद की भावना, अपने देश को आज़ाद करने में डर कहाँ से बाबू, लालच कैसी, क्रोध कैसी। यानी कि राष्ट्रवाद किस भावना से जुड़ा है बाबू, तो देशभक्ति से। देशभक्ति रहेगा तभी देश क्या हो जाएगा, आज़ाद हो पाएगा। ठीक है, आइए बाबू 46 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है बाबू कि उदारवाद का लक्ष्य क्या था, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, सभी, या इसमें से क्या होगा बाबू बताइए। तो उदारवाद का लक्ष्य क्या था, तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा बाबू सभी था। तो उदारवाद का मतलब सभी हो, मतलब स्वतंत्रता भी चाहिए, समानता भी, अधिकार भी। ठीक है, आइए बाबू 47 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बाबू। 47 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव क्या है। तो देखिए बाबू फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव अगल बगल देश में भी पड़ा था, राष्ट्रवाद, लोकतंत्र, समानता, सभी। तो इसमें राष्ट्रवाद का क्या बाबू, सभी पर पड़ा था। यह देखिए फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव सभी देशों पर पड़ा था, इसीलिए सभी देश धीरे धीरे क्या होने लगा, आज़ाद होने लगा। नेपोलियन का प्रभाव, नेपोलियन का प्रभाव क्या था बाबू, राष्ट्रवाद में फैलाया, युद्ध, शासन, सभी। तो ये नेपोलियन का प्रभाव सभी पर रहा, राष्ट्र युद्ध भी किया, शासन भी किया, राष्ट्रवाद फैलाया भी उसी ने। ठीक है, तो नेपोलियन का प्रभाव सभी पर रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बाबू कि यूरोप में राष्ट्रवाद का परिणाम क्या हुआ, राष्ट्रों का निर्माण, युद्ध, व्यापार, शिक्षा। क्या होता बाबू, इन सभी ने यानी राष्ट्रों का निर्माण हुआ था। यूरोप में राष्ट्रवाद जब हुआ तो एक राष्ट्र का निर्माण हुआ। ठीक है, अगला 49 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा लाभ क्या है बाबू। तो आपको याद रखना है राष्ट्र का सबसे बड़ा लाभ एकता है, युद्ध है, कर है, व्यापार है। तो आपको पता रहना चाहिए सबसे बड़ा लाभ क्या है, तो एकता है। ठीक है, याद रखिएगा सबसे बड़ा एकता है। हमने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो जब वीडियो बाबू अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तुरंत ही। थैंक यू, धन्यवाद।